अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? वालेकुम सलाम मिस। जी जी क्लियर है मिस। ओके। तो प्रोजेक्ट पे किसी ने काम किया अपने उन पे? मिस मेरा हो रहा है काम में। उसको ना स्ट्रीम लीड पे थोड़ा सा काम रहता है। वो करके इंशाल्लाह कर प्रेजेंट करूंगी। ओके। दैट्स फाइन। ओके, सो मैं महानूर, आप कल प्रेजेंट कर रही थी। तो उसमें कुछ मज़ीद आपने करना है ऐड? नो मैम, अभी नहीं किया मैंने। ओके ओके, सही। मुझे लगा कि शायद वो मिड मिड में लाइक मैंने इंटरफेयर किया था, लाइक बीच में इंटरप्ट करके ऐड किया था चीज़ें। तो मे बी आपका कुछ रहता ना हो। राइट। सो इट्स फाइन देन। वो ओके। यस। ओके। तो ओके, सो मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था। इट वाज एन इजी वन। तो कौन बताएगा कि हम लोगों ने जब स्केलर भी पहले फिर ट्रांसफॉर्म लगाया, बाद में नहीं लगाया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट के साथ। स्टैंडर्ड स्केलर करते हुए। ओके। सो यस सर, आदिल। मिस ये मेरे ख्याल से हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक्स के हिसाब से एक्स ट्रेन के हिसाब से वो एक्स टेस्ट को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। अब फिर ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है कि वो एक्स ट्रेन को उसके मीन से माइनस करेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन से मेरे ख्याल से डिवाइड कर देगा। तो जिस पैटर्न पे वो एक्स ट्रेन के साथ कर रहा होता है, क्योंकि एक्स ट्रेन में डेटा ज़्यादा होता है, तो उसी हिसाब से उस पैटर्न को फॉलो करके वो एक्स टेस्ट को भी उसी हिसाब से करता है। अगर हम एक्स टेस्ट को भी फिट के साथ लिखेंगे तो वो एक्स एक्स टेस्ट को अलग से वो करेगा, उसके पिछले वाले को नहीं उठाएगा जो एक्स ट्रेन के साथ फिट हुआ हुआ था। मेरे ख्याल से ये एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे समझ आई है। यस एग्जैक्टली, क्योंकि वैसे भी हम फिटिंग जो कर रहे होते हैं, यानी मॉडल को जो ट्रेन करवा रहे होते हैं, वो हमने ट्रेनिंग डाटा पे ही करवाना है। अगर हम उसको सारे डाटा पे ही करवाएंगे तो इट विल बी ए डाटा लीकेज, कि उसमें मैंने डाटा को फिट करवा दिया ऑलरेडी टेस्टिंग पे भी। मतलब अगर मैं फिट ट्रांसफॉर्म लिख देती हूँ ना एक्स टेस्ट के केस में भी, तो इट इज़ लाइक कि मैंने डाटा को पहले से ही दिखा दिया है, वो भी टेक्स्ट टेस्ट की वैल्यूज भी दिखा दी है। तो इसलिए जस्ट ये एक रीज़न थी कि मतलब मैं फिट ट्रांसफॉर्म करते हुए फिट जो है सिर्फ ट्रेन वाले पे अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग कोई वाला डाटा ही तो मैंने दिखाना है उसे, मॉडल को, राइट, लेटर ऑन। स्केलर वगैरह में भी हम जब ये वाली जो स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करते हैं, वो हमेशा हम स्प्लिटिंग के बाद ही इसलिए ही अप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि स्केलिंग जो भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर हो, टेस्ट के ऊपर ना हो। एक तो रीजन सर आदिल की बिल्कुल वैलिड है, ताकि वही जो पैटर्न जो ट्रेनिंग का है, क्योंकि ज़्यादा होता है तो ट्रेनिंग डाटा और उसी में से ही लेके वो आगे चले और टेस्टिंग पे वही चीज़ अप्लाई करे। और दूसरा ये कि हम डाटा लीकेज भी नहीं चाहते हो डेफिनेटली। तो इसलिए मैं इसको एक्सटेक्स्ट को टेस्टिंग डाटा को फिटिंग करवाने का मतलब यही है कि मैं मॉडल को लर्न करवाऊंगी लेट्रॉन, या स्केलर से भी मैंने इसमें यहाँ पे स्केलिंग में मुराद ये है कि मैं इसमें लाइक वही चीज़ उसी पैटर्न पे लेके चलना चाहिए जो ट्रेनिंग डाटा की है। तो उसी मैंने यहाँ पे दोबारा फिटिंग नहीं करवाई। ओके। सो यस, दैट वाज अ नाइस पॉइंट। सो ओके, सो आप में से कौन मुझे डिफाइन करके बताएगा कि स्टैंडर्डाइजेशन होती क्या है? बिकॉज प्री प्रोसेसिंग में देयर वर लॉट ऑफ कंफ्यूजन, सो आई विल वांट अ डिस्कशन हियर इन दिस क्लास, कि आप लोग अब बताएं कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या थी, हमने पढ़ी थी जो सी। यस। कौन डिफाइन करेगा? जी सर आदिल, कैन यू डिफाइन? यस।
मिस स्टैंडर्डाइजेशन वही होती है जिसमें हम देखते हैं कि वैल्यूज अगर ज़्यादा वाइड रेंज में हो तो उसको हम एक स्पेसिफिक पॉइंट्स में लेके आए। अब डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं। कुछ कर 1 और 3 के दरमियान करते हैं, और एक मेरे ख्याल से 0 और 1 के दरमियान में करता है, और एक मेरे ख्याल से -1 और 1 के दरमियान में करता है सारी वैल्यूज को। उसमें होता यही है कि वो हर किसी के डिफरेंट मेथड्स है वैसे तो। मेरे ख्याल से स्केलर स्टैंडर्डाइजेशन का ये था कि उसमें वो हर वैल्यूज को उसके मीन से माइनस कर रहा था, और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहा था। फिर उसके बाद जो वैल्यूज आ रही थी वो उसी रेंज में आ रही थी, 1 और 3 के दरमियान। ओके। मतलब ये हम करते हैं इसीलिए कि जो हमारा एब नॉर्मल डेटा उसको नॉर्मल करने के लिए, ताकि आउटलायर्स थोड़े से ना रिमूव हो जाए। सो यस, प्री प्रोसेसिंग में स्टैंडर्डाइजेशन का एक मेन मकसद यही है, अगर बिल्कुल जेनेरिक में बात की जाए, कि कंटिन्यूस डाटा जो भी हमारे पास है, ठीक, उसको मैं नॉर्मलाइज कर सकूं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाए। ठीक है, इस तरह से जैसे बेल शेप्ड कर्व। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हैं, मेजोरिटी ऑफ देम, लाइक जो हम कॉमनली यूज करते हैं, उनकी असम्पशन यही है कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ट्रेनिंग डाटा के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इनकी एग्जाम्पशन होती है। सो इसलिए कि कोई बायसनेस ना आए, तो हम नॉर्मलाइज करने के लिए डाटा को, यानी मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आने के लिए कंटिन्यूस डाटा में हम ये अप्लाई करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो कौन से मेथड्स थे स्टैंडर्डाइजेशन के? मीन मैक्स स्केलर था में से एक। आवाज आ रही मिस? यस यस, ठीक है जी, एक तो हो गया। मैं और मानूर, कैन यू टेल फर्दर? बाकी के आप बताएं। ओके सर जुबैर, कैन यू टेल के कौन से मेथड्स थे स्टैंडर्डाइजेशन के? मैम आई थिंक स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, जैसे मीन मीडियन मॉड और इस तरह की नॉर्मलाइजेशन। आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ओके, तो बेसिकली इसमें एक दो जो हमने पढ़े थे, जैसे मैंने एक बताया हुआ था लोग नॉर्मलाइजेशन का, जो हम लोगों ने पढ़ी भी थी। मीन में स्केलिंग भी है, ये स्टैंडर्ड स्केलर हम लोगों ने यूज किया था, तो स्केलिंग एक तो हो सकता है। ठीक है, और एक लोग नॉर्मलाइजेशन है। यस, जी स्कोरिंग इज आल्सो वन ऑफ देम। ओके। ओके, सो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक, तो लोग नॉर्मलाइजेशन जो हमने काफी दफा देखी भी है, ठीक है, और एक स्केलर जिसमें हमने स्केलिंग का एक देखा भी है, स्टैंडर्ड स्केलर यूज करके। अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि कैसे वो फिर ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म यूज कर रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। ओके, सो बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन को अगर हमको डिफाइन करना चाहे, तो मतलब बिल्कुल जेनेरिक जो बेसिक डेफिनेशन हो यही है कि हम इसमें स्टैंडर्डाइजेशन इज बेसिकली टू ट्रांसफॉर्म द कंटीन्यूअस डाटा टू अपीयर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? तो assumptions यही है, इसी बेस पे कि वो ट्रेनिंग डाटा को समझते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा, इसलिए हम ये अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक, और लोग नॉर्मलाइजेशन और फीचर स्केलिंग, जैसे मैंने बताया कि ये दो मेन यूज होते हैं। ठीक है, जो ये दो मेथड्स है मेनली जो स्टैंडर्डाइजेशन में यूज होते हैं। एंड वन मोर थिंग इज कि ये हमेशा ये नहीं मतलब कि ये ऑब्जेक्ट डाटा टाइप वगैरह पे अप्लाई नहीं होगा, यानी कैटेगरी को भी कंटिन्यूस न्यूमेरिकल डाटा पे अप्लाई होगा। ओके, सो ये तो था हमारे पास एक जनरल ओवरव्यू, लाइक एक रिवीजन होगी कि इस तरह से। सो एक ये चीज पूछनी थी कि डाटा प्री प्रोसेसिंग की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, लाइक डाटा प्री प्रोसेसिंग फॉर मशीन लर्निंग की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो क्या क्या स्टेप्स हैं डाटा डाटा प्री प्रोसेसिंग फॉर मशीन लर्निंग में?
कौन बताएगा? मैम, डाटा क्लीनिंग वन ऑफ द मेन थिंग इज, और डाटा नॉर्मलाइजेशन, जैसे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड करना डाटा को, और कैटेगोरिकल टू नॉर दूसरे न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करना, और इंप्यूटिंग करना, यस। ये सब। ओके, ठीक है। मैम तो मैं मेन स्टेप्स कौन कौन से होंगे सरादिल? मैं तो मेन स्टेप्स लाइक ये तो आपने बता दिया ना, मिसिंग वैल्यू ट्रीट करने के अपने बीच में बता दिए स्टेप्स वगैरह। तो मेन कहाँ से स्टार्ट होंगे? मैम इनमें से वैल्यूज को रिमूवल करते हम, या रिमूव डुप्लीकेट जो हम रिमूव करते हैं। ओके, ऑलराइट, ओके। थैंक यू शराज फॉर रीडिंग। यस, ओके। सो एक वैसे मैंने कल ब्लॉग एक आप लोगों से जावा टी पॉइंट का ही शेयर करना था, या इवन मैम गीक्स और इसमें गीक्स ट्रेनिंग पे। होती है ना, यस। इसमें ट्रेनिंग भी होती है ना। हाँ जी, इसमें सेपरेटिंग जो है डाटा की, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये भी प्री प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। क्योंकि प्री प्रोसेसिंग में अगर ट्रेनिंग की बात करूंगी तो मॉडल यूज करना तो प्री प्रोसेसिंग में नहीं है ना, वो तो मॉडलिंग का एक अलग स्टेप है। राइट। तो प्री प्रोसेसिंग के लिए, मशीन लर्निंग के प्री प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, कौन से स्टेप्स हैं? ओके। सो मतलब कि हमने रॉ डाटा को कन्वर्ट किया, तो हमें अगर कोई पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से स्टेप्स हैं। ऑफ कोर्स जेनेरिक हैं कि, और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? गेटिंग द डाटा सेट से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। यानी जो हम ईडीए, या इसलिए मतलब अक्सर ये कहा जाता है ना, जैसे ईडीए के जो बहुत से स्टेप्स हम ओवरलैप करते हैं मशीन लर्निंग की प्री प्रोसेसिंग से, बिकॉज ये भी प्री प्रोसेसिंग में अगर बात करें ट्रिमिंग किस हवाले से, सर शिराज कैन यू एलैबोरेट इट? मैम वो जो जिसमें हम वैल्यूज जो है मीन की क्लोजर जो भी वैल्यूज आ जाती है उसको हम ले लेते हैं, और उस हिसाब से जो हम ट्रेनिंग करते हैं किसी डेटा सेट पर। जो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, कोई और बता सकते हैं कि क्या सर ने कहा? ओके, सो अगर आप चैट में लिख दें तो इट विल बी हेल्पफुल, थोड़ा सा कीवर्ड्स हाईलाइट करके। तो एनी बिल्कुल ही मतलब जैसे हम कह रहे थे कि ओवरऑल जो ईटीए वगैरह के स्टेप्स हैं वो भी ओवरलैप करते हैं, तो अगर प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स की बात की जाए तो वो भी गेटिंग द डाटा सेट से ही स्टार्ट हो रहे हैं। राइट। तो क्योंकि हम ये सारे स्टेप्स कर लेते हैं उसमें ईडीए के दौरान भी, ठीक है, जब वो करते हैं सारी बातें, डाटा तब भी चाहिए, लाइब्रेरीज भी तभी चाहिए, डाटा सेट को इंपोर्ट करना, और इवन कि हम मिसिंग वैल्यूज को भी जो फाइंड करके उसको भी ट्रीट कर लेते हैं प्री प्रोसेसिंग के अंदर ईडीए की ही। तो ये अक्सर वहीं पे हो जाते हैं सारे स्टेप्स, ठीक है। लेकिन हाँ, हमें पता है कि इनकोडिंग में भी इस तरह ही बात कर रहे हो। ओके, सो इनकोडिंग जो है कैटेगोरिकल डाटा की, ये भी लाइक हम मशीन लर्निंग के अंदर भी पर्टिकुलरली ज्यादा करते हैं, बिकॉज डाटा विजुअलाइजेशन वगैरह में भी इनकोडिंग के बगैर भी हमने देखा था कि काफी हद तक अकाउंट प्लॉट वगैरह हम बनवा लेते हैं कैटेगोरिकल डाटा के, तो वो यूटिलाइज हो जाता है। इसके अलावा स्प्रेडिंग इज आल्सो इंक्लूडेड इन रीड प्रोसेसिंग और फीचर स्केलिंग। और हमने इसने फीचर स्केलिंग अब देखें तो बाद में ही लिखा है, बिकॉज वी नो कि जो स्टैंडर्डाइजेशन और फीचर स्केलिंग इस तरह के जो नॉर्मलाइजेशन स्टेप्स हैं, ये हमेशा हमने ट्रेनिंग डाटा पे अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, तो ताकि डाटा लीकेज ना हो। सही। तो लाइक, और इसमें अगर हम मतलब टेस्टिंग पे अप्लाई भी करेंगे तो उसमें फिटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, यानी ये जो फिट ट्रांसफॉर्म करना है वो हमने ट्रेनिंग डाटा पे करना है, कहने का मकसद ये है। और जो बाकी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही थी तो वो मतलब उस एक्सट्रैक्ट ट्रेन टेस्ट में सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे होते हैं, जो हमने पहले डिस्कस भी किया था, तो इसलिए इसके लिए ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट होना जरूरी है। ठीक। ओके, सो अब हमें बाकी स्टेप्स तो काफी अच्छे तरीके से क्लियर है, मशीन डाटा क्या कैसे करते हैं। इनकोडिंग, इनकोडिंग के बारे में भी हम लोगों ने कल देखा था। तो मैंने एक चीज यहाँ पे मैं महानूर की भी हाईलाइट की थी कि अगर लाइक हमारे पास एक तो लेबल इनकोडर यूज होता है, ठीक है, तो लेबल इनकोडर में या हम डायरेक्टली भी रिप्लेस कर देते हैं 0 और 1 से वैल्यूज को। ठीक। तो एक और चीज ये कि लेबल इनकोडर का क्या ड्रॉबैक, और हमें वन हॉट इनकोडिंग की जरूरत क्यों पड़ी थी? कोई इस बारे में ऐड करना चाहेगा? कोई पॉइंट ऐसे जो याद हो किसी को?
ओके, सो इसमें उसने बताया हुआ है कि अब जैसे यहाँ पे उसने ना इनकोडिंग करके दिखाई है, मिसिंग वैल्यूज इन योर तो हैंडल करना। ओके, इट वाज लाइक, ओके सो यहाँ पे लेबल इनकोडिंग उसने की है। ठीक, यहाँ पे सेकेंड, इसको मैं जरा बंद कर दूँ। ओके, तो ये कोई इसने कंट्री का कोई वेरिएबल था। ठीक, उस पे उसने फर्स्ट ऑफ ऑल लेबल इनकोडर लगाया। तो उसने उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आउटपुट हमारे पास आ रही है। ठीक है, उसने लेबल इनकोडर में उसने हर क्लास को, यानी अगर तीन कंट्रीज के नेम थे तो उसने तीन को 0 1 और 2 से इनकोड कर दिया। ठीक है, कहीं पे 0 कहीं पे 1 और किसी को 2 कह दिया। ठीक है, तो ये तीन क्लासेस होगी 0 1 और 2। लेकिन उसमें ये बात वो कह रहे कि अगर जो लेबल्स हैं वो, अगर मतलब जो कैटेगरीज हैं वो हमारी दो से ज्यादा हैं, तो ये 0 1 2 3 और आगे मजीद वो अगर रिप्लेस करवाता जाएगा, तो इससे बेसिकली जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं वो ये ज्यूम कर सकते हैं कि इनमें कोई कोरिलेशन है आपस में वेरिएबल्स के दरमियान में। और इवन के समटाइम्स ये भी होता है कि अगर वो 0 1 या 2 3 इस तरह से चल रहा हो, काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज और वो इतने ही बना रहा हो, तो पास का तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी देख लेता है कि अगर किसी एक का ज़्यादा मैग्नीट्यूड है तो मे बी वो उसको ज़्यादा वेटेज दे दे एज कम्पेयर टू कि जिसकी कैटेगरी को उसने कोड ही 1 से 0 से या 1 से किया हुआ है। ठीक है, तो उसको हो सकता है कि वो कम वेटेज दे दे। ठीक है, तो समटाइम्स इस तरह से भी कंफ्यूजन से अवॉइड करने के लिए हम फिर डोमेन कोडिंग यूज करते हैं। डोमेन कोडिंग के बारे में क्या कोई बताएगा कि क्या होती है डोमेन कोडिंग? यस, बेसिकली क्योंकि हम ये रिवाइज ही कर रहे हैं सारे वांटेड इंटरेक्टिव के, आप लोगों की साइड से भी आता जाए कोई ना कोई इनपुट, ताकि एक तरह से रिवीजन भी हो जाए और आप लोगों की कोई न्यू चीज़ आए, इंफॉर्मेशन आपको पता तो ऐड हो जाए। यस सर, डाल दें। मिस इसमें हम वन हॉट इनकोडर से करते होते थे कि मुझे आगे हम आवाज़ नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है? मिस वन हॉट इनकोडर से हम करते होते थे ये डमी वो इनकोडिंग ना। आवाज आ रही है मिस? हेलो? हेलो? यस, वन हॉट रिकॉर्डिंग से करते हैं एमआरडी पर। यस मैम, आवाज आ रही है सर, आपकी भी आवाज आ रही है। ओके, चने सर आदिल, आपकी आवाज़ मुझे तो नहीं आ रही थी, मे बी बाकियों को आ रही है। ओके, मुझे नहीं आई, आई एम रियली सॉरी, मैम आई डोंट इसको नो वन व्हाट्स हॉट द प्रॉब्लम। इसको वन ओके, हॉट सो आपको कहते हैं ना। चले, आई थिंक आपने एक दफ़ा पहले भी इस क्लास में वैसे एलेबोरेट किया हुआ है कि डोमेन कोडिंग में क्या होता है कि उसने 0 1 2 3 हर कैटेगरी को एक अलग से इनकोड करने की बजाय, वो डोमेन कोडिंग में जैसे हम इसके लिए वन हॉट इनकोडर यूज़ करते हैं, तो क्या कर रहा है, सिर्फ 0 और 1 बता रहा है। यानी अगर वहाँ पे कंट्री में जो भी वैल्यू लिखी होगी, ठीक है, तो अगर वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट वो वहाँ पे 1 लिख देगा कि प्रेजेंट है, और अगर वो वाली पर्टिकुलर कैटेगरी उसमें नहीं है तो इसका मतलब है वो 0 है। तो इस तरह से 0 1 में प्रेजेंस और एब्सेंस का जस्ट वो बता रहा होगा, उसके लिए वन हॉट इनकोडर हम यूज करते हैं। ठीक, जस्ट लाइक अभी यहाँ पे उसने वन हॉट इनकोडर उसी सेम चीज के लिए यूज किया। ओके, सो बेसिकली अब वहाँ पे जो तीन कैटेगरीज थी, तो उसमें उसने जस्ट ये देखा है कि अगर उसमें वहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब उसमें यहाँ पे अगर 0 1 2 3 इस तरह से कैटेगरीज हैं, तो 1 यहाँ पे 2 के अगेंस्ट लिखा है, इसका मतलब ये कि 2 वाली कैटेगरी है। और बाकी सब में 0 है। और सीधा से अगर 0 के अगेंस्ट है तो इसका मतलब 0 वाली कैटेगरी है, उसमें 1 लिखा हुआ है यानी 0 था, बाकी वाली कैटेगरीज इस रो में नहीं थी। तो इस तरह से 0 और 1 प्रेजेंस और एब्सेंस को जो शो करने के लिए वी आर नॉट गोइंग टू
ऑफ कोर्स ये हमने चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं। तो जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन कि डाटा प्रोसेसिंग में इस तरह से सारे स्टेप्स हम बताएंगे। जब हम बताएंगे ना तो इसमें हम ये बताएंगे गेटिंग द डाटा से स्टार्ट होके ये सारे डाटा प्रोसेसिंग फॉर मशीन लर्निंग का और सारे स्टेप वाइज है, और इवन ट्रेन टेस्ट स्प्रेडिंग भी। और अब उसके बाद जो मेन था हमारा वो था फीचर स्केलिंग। तो फीचर स्केलिंग में बेसिकली हम फीचर स्केलिंग कर क्यों रहे हैं, ये फाइनल स्टेप है मशीन लर्निंग का जो कि हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग के बाद करते हैं। तो इसमें बेसिकली ये कि हम स्टैंडर्डाइज कर सकें जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, यानी ये जो हमने एक्स वेरिएबल्स हैं, ठीक वो उसको वो डाटा सेट में मतलब स्पेसिफिक एक रेंज में लिया है। ठीक। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि मतलब एक अगर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है रेंज में, मतलब जैसे सैलरी और इसमें उसने शो करवाया एज 30 ईयर से कोई जा रही है यहाँ पे 37 के, और मैक्सिमम कितनी जा रही है 50 तक। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे स्केल कुछ और है सैलरी के अंदर, ठीक है 68,000 और 77,000 इस तरह से। तो अगर इन दोनों फीचर्स को मैं अगर फीड करवाऊंगी ट्रेनिंग डाटा में, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा है ना, तो उसको उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा मॉडलिंग के दौरान जो मॉडल है, ठीक है मशीन लर्निंग का। तो उस चीज को, और एक और ये चीज के मेजोरिटी जो मशीन स्पेशली जो ऐसे मॉडल्स हैं जो कि डिस्टेंस की बेस पे वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। अ, तो मतलब जैसे यहाँ पे उसने बताया कि जो यूक्लिडियन डिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, यानी कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके अंदर प्लॉट करके वो देख रहा हो कि कितना डिस्टेंस आपस में डाटा पॉइंट्स का। तो उस केस में मशीन लर्निंग पे ये जो स्केल सेंसिटिविटी है वो आ जाती है मॉडल्स के अंदर, ठीक है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी स्टैंडर्डाइज इट, ठीक है। और उसमें हम रिस्पेक्टिवली कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन के जो मेथड्स हैं यानी स्टैंडर्ड्स के यहाँ पे यूज हुआ हुआ है। ओके। सो ये सिंपल लाइक प्रोसेसेस की अगर बात करें कि स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जो मशीन लर्निंग के हैं, और उसमें से हम स्टैंडर्डाइजेशन यानी फीचर स्केलिंग जो कि जो एंड पे बिल्कुल आ रहा है, ये वाले की हम इसकी बात की है हमने। तो स्टैंडर्डाइजेशन हम करते कब कब है, मतलब कब हमें स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तीन तरह के कंडीशन होते हैं, या तो हम लीनियर डिस्टेंस के वाले ऐसे मॉडल्स जो बहुत ज़्यादा लीनियर डिस्टेंस पे अप्लाई मतलब वर्क करते हैं लीनियर स्पेस में, जैसे हमें पता है कि नियरेस्ट नेबर्स हैं, हमें पता है कि ये देखता है कि एक आपस में करीब कौन कौन से आ रहे हैं, तो उसको एक कैटेगरी में कर देता है, ठीक है ऐसे ही है ना। और उसकी कैटेगरी एक अलग बनाते हैं, और अगर जो डिफरेंट दूर होंगे डिस्टेंस उसका, तो उसकी एक अलग कैटेगरी। तो इस तरह से यानी ये लीनियर स्पेस में जो जिसका डिस्टेंस है इससे बड़ा सेंसिटिव है, इसी तरह से लीनियर रिग्रेशन और के मीन क्लस्टरिंग वगैरह ये सारे सेंसिटिव है लीनियर स्पेस से। तो इस तरह के मॉडल्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें ये कंसिडर करना है कि क्या उसकी जो स्केल है जो फीचर है वो स्केल्ड है या नहीं, और अगर नहीं है तो हम स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करेंगे उसमें। ठीक। या फिर अगर मैं ये देखूं कि मेरे जो कॉलम्स हैं फीचर्स जो मैंने दिए हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंस है, ठीक, तो तब भी मैं स्टैंडर्डाइजेशन को यूज करती हूँ। वेरिएंस के लिए मैं वो डाटा फ्रेम के लिए जो कॉलम्स है उसका वेरिएंस निकाल लूंगी, ठीक है। मतलब और देखूंगी जिसका ज्यादा वेरिएंस आ रहा होगा यानी उसका स्प्रेड ज्यादा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हटा होगा थोड़ा सा वो, ठीक। तो इसलिए वो मैं उसको स्टैंडर्डाइज कर दूंगी, या फिर डिफरेंट स्केल्स जैसे पहले बात की थी। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है कि प्राइस प्रोडिक्शन कर रहे हैं और हाउस की नंबर ऑफ बेडरूम्स और लास्ट ईयर। यस, यस सर हारिस। मैम ये वेरिएंस थोड़ा एक्सप्लेन कर ले। ओके, मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही एक्चुअली, लेट मी जस्ट। ओके। ओके, कैन यू स्पीक नाउ? मैम ये वेरिएंस थोड़ा एक्सप्लेन कर ले। ये ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम आई गेस, लेट मी रीजॉइन इट मे बी, बिकॉज इस तरह से तो मेरे ये भी इशू है कि मतलब मुझे इंटरेक्टिव बिल्कुल नहीं लग रही क्लास, तो मैं अकेली बोल रही हूँ। मिस आपके एंड से शायद प्रॉब्लम है, सर की आवाज़ तो हमें आ रही है। ओके, सो सेकेंड मैं एक दफ़ा टेस्ट कर ही लूँ।
okay, 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 okay. So I just figured it out. Sorry. Okay, so I think अब ये सही हो जाएगी. Okay, my voice is clear, right? Yes, ma'am, Yes, clear. जी yes. मैम Okay, शुक्र है. All right, I'm really sorry for this disturbance. I don't know what has happened at my end. वो थोड़ी सी settings का problem हो गया था. So now it's fine. Okay, so ठीक है सर. हारिस आप कुछ कह रहे थे? मैम मैं कह रहा था कि ये वेरिएंस थोड़ा एक्सप्लेन कर लें, वो किसको? ऊपर वाली स्लाइड वेरिएंस। ओके. यस. ओके, सो वेरिएंस यही है कि जैसे मैं अब वो वैल्यूज निकाल के ना यहाँ पे अभी कोडिंग में भी हम देखेंगे इसकी प्रैक्टिस के लिए. वेरिएंस का मतलब ये है कि स्प्रेड ज्यादा हो जाता है ना. मेयर ऑफ डिस्पर्शन है ये. तो यानी कॉलम्स के अंदर वैल्यूज बहुत ज्यादा रेंज में भी आ रही होंगी. लाइक डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो स्प्रेड आ रहा होगा एक. तो उसे हम कहेंगे कि वेरिएंस है. ठीक है, उसमें ज्यादा वेरिएंस है. तो हम ये देखने की किन तीन कंडीशंस हैं जो मेजर हैं जिनमें स्टैंडर्डाइजेशन यूज होती है. या तो अगर ऐसी मॉडल्स हम यूज करें जो कि लीनियर स्पेस को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, या फिर हम ऐसे ही कॉलम्स हमने दिए हैं जो कि जिनमें वेरिएंस बड़ा ज्यादा है, वेरिएंस हाई है. या फिर अगर उनमें स्केल्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. मतलब एक जैसे सैलरी, और अगर हम यहाँ पे जैसे बात करें घर की. ठीक है, यहाँ पे जैसे उसने एग्जांपल दी हाउस प्राइस की, के नंबर ऑफ बेडरूम्स और लास्ट सेल प्राइस. इन दोनों को देख के अगर मैंने प्रिडिक्ट करना हो कि उसकी अब करंट प्राइस क्या बनेगी उस घर की, तो नंबर ऑफ बेडरूम्स तो ज्यादा ये 1 से 10 तक की रेंज हो सकती है, लेकिन सेल प्राइस में इट कैन बी इन थाउजेंड्स और इन मिलियंस. ठीक है, तो स्केल का डिफरेंस आ गया. ठीक है, यानी यहाँ पे तो 1 से 10 तक की रेंज है, यहाँ पे वैल्यूज जो है वो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. ठीक है, इट कैन बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ज्यादा जीरोस यानी ऑफ कोर्स देयर इज अ क्लियर चांस कि ज्यादा वैल्यू होगी. ठीक है, तो उससे मॉडल जो है उसकी वो उसमें बायसनेस आती है. सो दिस इज समथिंग वी आर डिस्कसिंग एट दिस मोमेंट. आई होप इट्स क्लियर. मैम क्या हम बाकी इसको कह सकते हैं कि लाइक एक लीनियर लाइन है और कुछ वैल्यूज लाइन से बहुत दूर हैं, लाइक बहुत दूर यहाँ पे और यहाँ पे, और एग्जैक्टली लाइन के ऊपर नहीं है या लाइन के करीब नहीं है, जैसे ये वाली वैल्यूज है. सो हम्म. यहाँ पर बटन में बहुत वेरिएंस होगी. यस, वी कैन से दैट. यस, अगर आप ये लीनियर रिग्रेशन के केस में तो इस तरह से लाइन फिट वो कर रहा है तो डेफिनेटली यस. यस. ओके. सो इसमें लाइक आई होप कि ये चीज़ तो क्लियर होगी कि स्प्रेड की क्या बात है वेरिएंस के अंदर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी. बिकॉज वी नो कि ये जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं, क्योंकि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो इसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे रिलाई कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो वेरिएंस होगा यानी जो स्प्रेड भी होगा ना, तो उससे भी फर्क पड़ता है. ठीक है, यानी अगर ये दो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन अगर ड्रा करूं, तो एक यूं जा रही है और एक यूं जा रही है इन केस. तो इसमें वेरिएंस किसका ज्यादा है और किसका कम है? रेड वाली का या ब्लू वाली का, किसका ज्यादा वेरिएंस है? वेरिएंस ब्लू. किसका ज्यादा है? ब्लू आई थिंक. बाकी क्या कहते हैं? यस सर, आदे. मिस ब्लू का वेरिएंस कम है और रेड का ज्यादा है. यस.
यस, क्योंकि वेरिएंस जो है वो क्या फीचर का, जब भी वेरिएंस है ना वो उसको बताता है स्प्रेड को, राइट? स्प्रेड कितना है, तो अगर वेरिएंस ज्यादा है यानी तो स्प्रेड ज्यादा आया हुआ है, और इसमें स्प्रेड थोड़ा सा कम है यानी इसमें पीक बन रही है, ठीक है, स्प्रेड कम है, तो ये वेरिएंस कम है। ठीक है, तो जिनमें वेरिएंस बहुत ज्यादा होता है ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी स्केल ओवरऑल लाइक वेरिएंस ज्यादा होगा ना, तो हम इसको भी स्टैंडर्डाइज करेंगे और उसको ज्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे, वो सही तरीके से वो बेल शेप बने। ठीक, सेम मैम इनपुट नॉर्मल पर। का मतलब बस यही होता है कि वैल्यूज को अ, एक पर्टिकुलर वेरिएंस में लेके आए। लेकिन नॉर्मल मुझे डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ आई जी। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग के अगर मैंने उसे यहाँ पे प्लॉट किया ना तो बेल शेप कर्व है, दैट्स इट, राइट? मैं सारी डाटा पॉइंट्स की वैल्यूज को अपने पॉपुलेशन के जितनी भी है उसको ड्रा करूँ तो ये बेल शेप कर्व आ रही है, बेल शेप कर्व इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका यानी हमें इसके क्या जो फायदा होता है? ओके, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक के जितने भी मेजोरिटी जितना डाटा है ना वो इस चीज को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो कर रहा होता है, यानी इसका डाटा पॉइंट्स अगर हम ड्रा करेंगे तो इसी तरह से पहले बढ़ रहे होंगे फिर डिक्रीज हो रहे होंगे। ठीक है, और इसमें जब हम इसको कट करेंगे तो ये मिरर इमेजेस होंगे। तो ये जो सारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो हम लोगों ने मतलब ये है कि सिंपली जब डाटा हम अगर प्लॉट कर रहे हैं तो उसमें जितनी भी इवन नेचर के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनमें हमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यही नजर आती है अगर हम इन सबको प्लॉट करें पॉपुलेशन के डाटा लें। ठीक है, और इसलिए जो हम लोग यूजुअली जितने भी स्टार्स के टेस्ट वगैरह भी यूज करते हैं तो वो पैरामीट्रिक होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक भी होते हैं लेकिन मेजोरिटी ऑफ देम आर पैरामीट्रिक। ठीक है, और उसमें यही assumption होती है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी इन सब की। इसी तरह से मशीन लर्निंग के भी मॉडल्स हैं, वो इस चीज पे वर्क करते हैं, बेस उनकी जो assumption है वो यही है कि जो आपने ट्रेनिंग डाटा दिया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो आपने डाटा दिया है, ठीक है, मॉडल को ट्रेन होने के लिए। ठीक, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ देयर assumption। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर वो रिलाई कर रहे हैं तो उस पे फिर वेरिएंस एक मेजर फैक्टर भी आ जाता है कि वो भी इन्फ्लुएंस करता है। तो लेटर ऑन इससे हम जब वेरिएंस अगर किसी का बहुत ज्यादा है और हम उसको कम करके देखेंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि लेटर ऑन हम देखेंगे कि एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। तो ये भी एक स्टैंडर्डाइजेशन का एक मेथड स्टैंडर्डाइजेशन में आता है। ठीक है, कि हम स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करते हैं जब वेरिएंस हमें लगे कि ज्यादा है, उसका किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का बहुत ज्यादा जा रहा है, तब भी हम इसमें स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करके उसकी बेसिकली मेजर हमारा मकसद तो यही है कि हम प्री प्रोसेसिंग में ये सारे स्टेप्स क्यों कर रहे हैं ताकि जो मशीन लर्निंग की एक्यूरेसी है वो ज़्यादा अच्छी हो सके, परफॉर्मेंस अच्छी हो सके मॉडल्स की, राइट? यस मैम। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। लेकिन अगर ये चीज़ें जस्ट सिंपल सी हम लोगों ने देखी है ना, इसको हम अप्लाई भी करेंगे कोड में तो आई थिंक इट विल बी क्लियर कि कैसे काम हो रहा है इन चीज़ों पे। ओके, सो इसके अलावा जो यस सर आदिल। इसमें ये कह सकते हैं ना, अगर जितना उसका वेरिएंस ज्यादा होता है उतना स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा होगा, जो आपने प्लॉट ड्रॉ किया था अभी। यस, यस, हाँ जी, ओके। स्टैंडर्ड वेरिएशन यस, और स्टैंडर्ड वेरिएशन एक लेता मेयर ऑफ डिस्पर्शन लाइक वेरिएंस से, लेकिन यस वी नो के ये वो सेम ही चीजें हैं, ठीक है, मिलती जुलती हैं कि उसके रूट है उसका, राइट? तो यस इट विल गो हैंड इन हैंड। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है ये जो लोग नॉर्मलाइजेशन, नेक्स्ट जो स्टैंडर्डाइजेशन का मेथड हम लोगों ने देखा है। मतलब अभी फिलहाल हम स्टैंडर्डाइजेशन पढ़े थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि एक मेथड ये है लोग नॉर्मलाइजेशन का। तो इसको जरा देख लें कि लोग नॉर्मलाइजेशन कहाँ पे अप्लाई होती है। ये स्पेसिफिकली तब अप्लाई होती है जब हमने स्टैंडर्डाइजेशन में ऊपर 3 केसेस बताए हैं ना, तो उनमें से एक था वेरिएंस का। ठीक है, तो वेरिएंस जहाँ पे हो तो वहाँ पे हाई हो तो वहाँ पे अप्लाई होता है। तो लोग नॉर्मलाइजेशन जो स्टैंडर्डाइजेशन का वो मेथड है जो पर्टिकुलरली उन्हीं पे अप्लाई होता है जिनमें हाई वेरिएंस हो। हाई वेरिएंस वाले नजर आएंगे तो हम कहेंगे कि हम स्टैंडर्डाइजेशन का ये वाला मेथड इस पे अप्लाई कर देते हैं लोग नॉर्मलाइजेशन का। ठीक, तो मतलब तरीका डिफरेंट हो सकता है, लाइक अब मैंने वेरिएंस ज़्यादा देखा है तो मैं ये अप्लाई कर दूं, अगर मैंने स्केल में ज़्यादा डिफरेंस देखा है तो फिर मैं स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई कर दूं। तो स्टैंडर्डाइजेशन की जितने भी मेथड्स हैं रिस्पेक्टिवली वो यूज़ हो सकते हैं। तो लोग नॉर्मलाइजेशन जहाँ पे हाई वेरिएंस देखूंगी फीचर्स में तो वहाँ पे ये अप्लाई कर दूंगी। ओके, सो ये बेसिकली है कि इसमें हम नेचुरल लोग देते हैं, ठीक है, लोगरिथमिक जो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा है इसमें नेचुरल लोग है, सही यूज़ कर रहा।
ओके, सो यही चीज़ उसने हमें बताई है कि नेचुरल लोग क्या उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू फिर आती है कि जैसे 30 नंबर है तो उसका नेचुरल लोग 3.4 आएगा, ठीक है। यानी रेज टू पावर ई रेज टू पावर हमें पता है कि 3.4 इस तरह से वो मतलब वैल्यू रिस्पेक्टिव जिसकी आ रही होती है नेचुरल लोग दिखा रहा होता है, ठीक। और इसका फायदा कहाँ पे है कि ये रिलेटिवली जितनी भी चेंजेस हैं माइन्यूट से भी, ठीक है, उसको कैप्चर कर सकते हैं इजीली। यानी ऐसा हम अगर कोई ऐसा लीनियर मॉडल हम अप्लाई कर रहे हैं जो कि सेंसिटिव है, रिलेटिव चेंजेस आप जो थोड़ी बहुत भी चेंज हुई है तो सेंसिटिव है, तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं। और वो इस रिलेटिव चेंज के सेंसिटिव होने के साथ साथ वो कैप्चर भी कर रहा हो कि कितना मैग्नीट्यूड है चेंज का, ठीक है। और हर चीज को पॉजिटिव वैल्यू में लेके आ रहा हो, पॉजिटिव स्पेस में रख रहा हो। यानी अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो लोग अगर फर्स्ट करें किसी फीचर के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आ रही होंगी ना, या न्यू वैल्यूज जो चेंज आया वो नेगेटिव में आया, तो इसमें लोग नॉर्मलाइजेशन करते हुए एरर भी आएगा, ठीक है। यहाँ जीरो आ रही होगी या कोई स्ट्रिंग वैल्यू आ रही होगी, बिकॉज इन होगी ये कंटिन्यूस पे तो अप्लाई होना है, स्ट्रिंग वैल्यू तो वैसे ही वो अप्लाई नहीं होगा। और दूसरा ये कि इसमें पॉजिटिव एवरीथिंग शुड बी इन द पॉजिटिव स्पेस, राइट। So then we are going to apply in such models, we हम long normalization apply करेंगे कि हमने देखा है high variance है features का। So इसको यूज करने का ये फायदा है। अब अप्लाई कैसे होती है log normalization, आप लोगों को शायद आइडिया भी होगी बिकॉज हमने पहले प्रोजेक्ट्स में इस चीज को देखा भी है कि numpy के np डॉट log सिंपल हम numpy की जो ये फंक्शन है वो इसको यूज करते हैं log फंक्शन इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए, ठीक। सो अब इसने यहाँ पे ये सिंपली स्लाइड में ये शो किया कि उसने ना सारे डाटा फ्रेम्स के देखे कि ये दो कॉलम्स हैं हमारे पास। और इस इन दोनों कॉलम्स के जब उसने वेरिएंस पहले निकाला तो ये था कि कॉलम 1 का 0.12 और कॉलम 2 का 1691। तो कॉलम 2 का वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, तो उसने इसलिए कॉलम 2 के ऊपर लोग लगा दिया, ठीक है। और उसने जो लोग लगाया ना उसने ये किया कि जो एक तीसरा कॉलम ऐड करवाया है log 2 के नाम से। और जो कॉलम 2 के अंदर लोग नॉर्मलाइजेशन की है तो वो सारी वैल्यूज को मतलब कि कॉलम 2 को एज इट इज रखना चाह रहा है, और एक उसकी जो लोग नॉर्मलाइजेशन करके एक नया कॉलम ऐड करवाना चाह रहा है उसी में, ठीक है, उसी डाटा फ्रेम के अंदर। तो उसने सिंपली ये एक नया कॉलम में ऐड किया। यूजली हम यही करेंगे कि लोग नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करके ओरिजिनल कॉलम पे वहीं पे होगा, और लोग जो नॉर्मलाइजेशन करके जो ट्रांसफॉर्मेशन करके आया होगा ना कॉलम वो भी इधर ही होगा। तो हम उसमें से प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं अल्टरनेटिवली कि पहले लोग वाला अप्लाई करके देख लिया या ओरिजिनल वाला कोई एक आधा अल्टरनेटिवली देख लिया कि किससे ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही है। सो वी कीप ऑन स्विचिंग, हिट एंड ट्रायल काइंड ऑफ थिंग, ठीक। तो ये चीज़ ठीक है लोग टू में। लाइक मैंने ये इसमें अब देखें तो लोग नॉर्मलाइजेशन जैसे ही उसने अप्लाई किया ना तो अब दोबारा से अब वो कॉलम 1 कॉलम 2 को तो उसने लोग नॉर्मलाइज करके लोग 2 लिया, तो अब उसकी वेरिएंस देखें तो काफ़ी हद तक कम हो गया। 1691 से वो 2 पे आ गया। ओके, सो ये मेन एक जो है मेन इशू था इसमें पर्पस। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज फीचर्स स्केलिंग डाटा, राइट। फीचर स्केलिंग जो स्टैंडर्डाइजेशन में हमने देखा था कि या तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं स्केलिंग कर देते हैं डाटा की। तो स्केलिंग का क्या मतलब है? स्केलिंग ऑफ डाटा वही चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि मल्टीपल स्केल्स में वैल्यूओं की मल्टीपल मैग्नीट्यूड में, तो हम ऐसे सारे मॉडल्स जो कि लीनियर स्पेस में काम कर रहे हैं जैसे के नीयरेस्ट नेबर है या फिर लीनियर रिग्रेशन है, तो उस पे हम फिर फीचर स्केलिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। और फीचर स्केलिंग जो है ये करता क्या कि मीन के जो है वो सारे उन फीचर्स का जिस पे फीचर स्केलिंग अप्लाई किया उसमें मीन जीरो कर देगा और वेरिएंस 1 के अराउंड ले आएगा उसमें उन कॉलम्स को जिस पे भी हमने अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो सेंटर फीचर्स अराउंड जीरो एंड ट्रांसफॉर्म्स टू वेरिएंस ऑफ 1, ठीक है। मीन जीरो के अराउंड वो वैल्यूज कर देगा और वेरिएंस 1 के अराउंड, ठीक। तो यहाँ पे फीचर्स के लिए काम पे अप्लाई हो रही है ऐसे मॉडल्स पे जो लीनियर है, ठीक है। तो इससे भी फायदा यही है कि ऑलमोस्ट वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब हो जाएगा या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा डाटा। सो लेटर ऑन हम उसे मॉडल पे अप्लाई करेंगे तो एक्यूरेसी इंप्रूव होगी उससे। डाटा को स्केल कैसे करते हैं?
इसमें भी अगेन उससे पहले वेरिएंस देखा है, तो उसको पता चला है ऑफ कोर्स जितना वेरिएंस ज़्यादा है उसमें इसका मतलब ये है कि उसमें स्केल का डेफिनेटली वो ज़्यादा होगा डिफरेंस। अब जैसे यहाँ पे एक तो ये 1 से 1.626 तक वैल्यू जा रही है, एक 48 से 50 और एक 100 से 104 है, राइट। तो उसने इन सब का वेरिएंस निकाला, वेरिएंस कॉलम 2 का ज़्यादा है, कॉलम 3 में 3.5 है। सो इसने यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई किया कॉलम्स के ऊपर। तो अब यहाँ पे जो उसने स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई किया यहाँ पे, क्योंकि हम वो नहीं कर रहे अभी, इसने टेस्ट रेंज स्प्रेडिंग नहीं करवाई, तो इसने उस पर पूरे डाटा फ्रेम पे अप्लाई करवा के उसे देख लिया, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि हम प्री प्रोसेसिंग में ये इस पे आते तब हैं जब हमने टेस्ट ट्रेन स्प्रेडिंग करवाई होती है, और फिर हम सिर्फ ट्रेनिंग डाटा के ऊपर फिर ट्रांसफॉर्म करवाते हैं, और टेस्टिंग में हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म करवा रहे होते हैं। लेकिन अभी ये जेनेरिक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ के कोड इंट्रोड्यूस करवा रहा है इसमें, तो इसलिए उसने यहाँ पे स्केलर दो फिर ट्रांसफॉर्म करके डाटा और कॉलम्स, सारे कॉलम्स लिए हैं, ठीक है। तो अब जितने भी सारे कॉलम्स थे जिनमें हमने देखा था कि वो डिफरेंस आ रहा था स्केल के में, ठीक है, तो उन सबको इसने, जैसे ये 1 से 1.6 है, 48 से 50 और 100 से 104 इसकी वैल्यू थी, तो उसको सबको उसने एक ही स्केल में करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने जैसे यहाँ पे 0 से 1 तक की आपको वैल्यूज नजर आ रही है यहाँ पे, -0 से 1। तो ये एक तकरीबन अब इनका जो स्केल है वो रिलेटिवली अब कंपेरेबल है, राइट, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 का, और इनका वेरिएंस भी सेम हो गया इसी वजह से, बिकॉज दे आर इन द सेम स्केल नाउ। ये सर मिस, आदि। ये कॉलम 1 का 0.12 समथिंग था, उसको बढ़ा रहा है, ज्यादा कह रहा था कि वो एक स्केल पे आए। कहाँ पे, 1 सेकेंड, यस ओके, वेरिएंस की आप बात कर रहे हैं। जी जी। ओके, सो इसने बेसिकली वेरिएंस तो जस्ट उसको चेक करके साथ बता रहा है ना कि स्प्रेड डिफरेंट है हर एक का। लेकिन यहाँ पे जो उसने जो चेंज किया ना, जहाँ पे उसने उसको मतलब वर्क किया, वो किस चीज़ पे किया, उसने यहाँ पे स्केल को चेंज करने में वर्क किया है। उसने जी जी। वैल्यूज को जीरो, मीन और वेरिएंस 1 के अराउंड किया ना, राइट। इसी यस। वजह से यही कह रहा हूँ, हाँ। इसमें भी वेरिएंस उसके ना, जिसकी कम भी थी ना, वो ऊपर आ रही है ताकि वो एक ही स्केल पे आ जाए। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, यस दैट्स अ नाइस पॉइंट। जी, तो जिसकी कम थी उसकी उसने बढ़ा दी, और जिसकी ज्यादा थी उसकी उसने कम करके लाइक उसको एक ही स्केल में करने की कोशिश की है। यस, सो दैट्स आल्सो नाइस पॉइंट टू ऐड, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड स्केलर का काम था, ठीक है। तो इससे वेरिएंस हम देखेंगे सेम आ गई तकरीबन, ठीक। तो क्योंकि स्केल उसने एक सेम स्केल के अंदर सबको कर दिया, इसलिए रिलेटिवली अब सेम है। और मॉडर्न में जब अब हम इस कॉलम्स को अप्लाई करेंगे तो बायसनेस के चांसेस नहीं होंगे, ठीक, जो पहले थे कि रेंज हाइट की डिफरेंट थी। ओके, सो अब वो उसने पहले तो ये सिंपली अप्लाई कर दी थी ना सिंपल सारे डाटा पे, तो अब वो सिंपल ये अब ये बता रहा है कि अगर मुझे मॉडलिंग करके साथ, मतलब यानी जो डाटा मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग करवानी है साथ, और फिर स्टैंडर्ड्स डाटा को अप्लाई करना है, तो ऑफ कोर्स पहले टेस्ट स्प्लिट जरूरी है। तो इसमें अब उसने वही अगर के नियरेस्ट नेबर अप्लाई किया है, तो ये चीज़ को एलेबोरेट भी करा कि नॉन ट्रेनिंग डाटा को हम इज यूज टू ट्रेन द मॉडल, ठीक है। उससे क्या होगा, डेटा लीकेज जो पहले हम कर रहे थे कि टेस्टिंग पे भी अगर हम वो स्केलिंग और प्री प्रोसेसिंग अप्लाई कर रहे होंगे, तो उससे इकट्ठे सब पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स वो डाटा लीकेज हो सकता है। तो इसलिए अब उसने यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया। और एक और चीज़ यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में एक न्यू आर्गुमेंट अक्सर शायद हमने पहले ना अप्लाई किया हो, स्ट्रेटिफाई का। तो ये क्या कर रहा है, इसका आइडिया है किसी को, कौन बताएगा। मैम ये टारगेट वैल्यूज की बेस पे इसको स्प्लिट कर रहा है कि वाई टारगेट की बेस पे उसने स्प्लिट करना है, आई थिंक। ओके। ये तो इसमें ये देखते हैं मेरे ख्याल से कि ये तो मेरे डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, मैंने नोटिस किया था कि मिस, ये जब सैम्पलिंग कह रहा है 18 वैल्यूज
ये स्ट्रेटेजी अपना रहा है स्ट्रेटिफाई वाली। ये रैंडम सैम्पलिंग की एक टेक्निक है ना। यस। ओके। हाँ जी, एक तो वो ये यस बिल्कुल ठीक है कि उसने सैम्पलिंग की, ये टेक्निक है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो इसमें हमने जब स्ट्रेटिफाई, एक तो ये भी होता है अक्सर स्ट्रेटिफाई इज इक्वल टू ट्रू भी लिखा होता है, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कर दो। लेकिन हमने अगर यहाँ पे वाई स्पेसिफाई कर दिया, तो इससे पर्टिकुलर ये है कि हमें पता है कि के नियरेस्ट नेबर्स वगैरह वाले ये सारे जो हैं, इसमें जो कैटेगरीज मल्टीपल में ये करता है स्प्लिट, तो हम ये चाहते हैं कि उसमें कोई इम्बैलेंस ना क्रिएट हो। ठीक है, वो सैम्पलिंग करते हुए लाइक वो इसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करके वो जो, ताकि जो कैटेगोरिकल डाटा के हिसाब से उसने वैल्यूज जब स्प्लिटिंग करनी है ना, तो उसमें कोई मतलब वो चेंज ना आए रेशियो के अंदर समहाउ। तो वो सेम जो रेशियो पर या प्रोपोर्शन है ना इंस्टांसेस का, रोज का वो ले रहा होता है फिर हर क्लास के अंदर, हर फीचर जो उसके अंदर मतलब कैटेगरी का होगा। ठीक है। मैम इसमें ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात हमारा जैसे टारगेट वैल्यूज हैं बहुत ज्यादा जीरो है और कुछ वन है, तो हम्म। हमने अपने 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 डाटा को इस तरह से सेपरेट करना है कि वो जो जीरो और वन की क्लासेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके इंटर इंटरेस्ट स्प्लिट में। हाँ जी। हाँ तो जी, ये एक चीज़ है। यस। और ऑलमोस्ट ये भी एक होता है कि अगर फर्ज करें जीरो और वन की ज्यादा है इन केस, तो एक तो ये कि वो बैलेंस लेके चल रहा है, और हाँ ये चीज भी है कि वो प्रोपोर्शन को, जैसे आप बता रहे हैं कि जो ज्यादा है वो ज्यादा ही रहेगी इसमें। ठीक है, वो इस प्रोपोर्शन को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा है, इसलिए भी वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को यूज कर रहा है। ठीक है। ठीक है, यानी बेसिकली जहाँ पे हम ये कहाँ पे यूज करते हैं ऐसी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में जहाँ पे बैलेंस नहीं है, यानी जीरो वन की एक बहुत ज्यादा और एक बहुत ही कम है। ठीक है। तो हम ऑफ कोर्स हम ये चाहेंगे कि जो उसमें स्प्लिटिंग हो तो वो ही प्रोपोर्शन रहे, क्योंकि अगर प्रोपोर्शन हटता है तो हो सकता है कि वो एक पे ज्यादा रन कर रहे हैं या एक पे कम, यानी वो सॉरी प्रोपोर्शन अगर हटता है तो यानी वो मतलब ट्रेनिंग में उस तरह से ट्रस्ट एंड स्प्रेड करके हो सकता है कि कुछ को वो ज्यादा ही लाइक वो हो सकता है प्रोपोर्शन में वो ज्यादा ये वाली जो है ना इससे बायस हो जाए। अगर फर्स्ट करें वन ज्यादा है, ठीक है, तो बायस हो जाएगा, तो उस चीज से भी क्या हो सकता है, इस पे ज्यादा ट्रेन होने के लिए वो मतलब इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए कि ज्यादा यही है तो यही सारे उठा ले। तो वो प्रोपोर्शन को बेसिकली यहाँ पे सेम रखना चाह रहा है। ओके। सो एक अनाउंसमेंट यहाँ तक, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, ट्रेन 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 टेस्ट स्प्रेड की, कि हम इसमें स्ट्रेटिफाइड स्प्रेडिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं और इसको वाई से कैटेगरी की क्यों कर रहे हैं। ठीक है, टारगेट वेरिएबल से जो कि सिंपल ये है कि हम प्रोपोर्शन को जो है वो सेम रखना चाह रहे हैं। ठीक। तो अब इसमें अगेन वही रैंडम स्टेट वगैरह यूज़ करके उसने स्ट्रेस ट्रेन स्प्रेड किया। फिर उसके बाद उसने अब यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन, अगर उसने देखा है कि जरूरत स्टैंडर्डाइजेशन की है, तो उसने यहाँ पे इसका इंस्टेंस बनाया स्केलर का। ठीक, और उसके बाद हमें पता है कि इसने फिर ट्रांसफॉर्म ट्रेनिंग पे किया और ट्रांसफॉर्म किया टेस्टिंग डाटा पे, और इसमें उसने एक अलग वेरिएबल में इनको स्टोर करवा दिया। ठीक। तो वे अलग वेरिएबल में स्टोर करवाएगा, तो फिर फिट करवाया उसने स्केल्ड, जो स्केल्ड एक्स ट्रेनिंग डाटा था और स्केल्ड एक्स टेस्ट डाटा था। ठीक है, उन पे इसने रिस्पेक्टिवली ये जो है जब अप्लाई किया तो स्कोर जो है इसका बढ़ जाएगा एक्यूरेसी का। और ये हम करके भी देखते हैं, एक डाटा पे अप्लाई करके देखेंगे कि वो किस तरह से बढ़ता है स्कोर। सो इट विल बी हेल्पफुल। ओके। सो ये एक तरीका है कि हमने जब स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करके मॉडलिंग करनी है, तो ये आई होप कि आप आज लाइक वो स्टैंडर्डाइजेशन का ही कॉन्सेप्ट में जो कंफ्यूजन थी कुछ पार्टिसिपेंट्स की, तो वो क्लियर हुई होंगी। ओके। सो एक अनाउंसमेंट यही है बिफोर दिस सेशन एंड्स, कि आप सब में की टाइपिंग स्पीड कितनी है। राइट। आप लोग वर्क कर रहे हैं अपनी टाइपिंग स्पीड पे। ओके। ऑलराइट, और बाकी पार्टिसिपेंट्स की कितनी है टाइपिंग स्पीड, और क्या वो वर्क कर रहे हैं अपने। दैट्स ग्रेट।
ओके। सो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 100 से कम है तो इट्स रियली क्रूशियल थिंग कि आपको इस पर वर्क करना, वरना आपकी डेफिनेटली कोई एफिशिएंसी लाइक वो नहीं होगी, ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस होती है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ, ठीक है, कि और आई एम आल्सो वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग इट। सो ऑफ कोर्स इसमें एक आपके रोल होता है कि आपने जब टाइपिंग करते हुए साथ माइंड आपका लग रहा है थिंकिंग प्रोसेस में कि आपने कीज ढूंढनी है कीबोर्ड पे, या आपने बार बार, अगर आपकी टच टाइपिंग ठीक नहीं है तो आपने बार बार बैक स्पेस करना है, तो डेफिनेटली वो आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपका थॉट प्रोसेस जो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को राइट करने के लिए वो इन्फ्लुएंस होगा। सो इट्स वेरी क्रूशियल कि आप लोग सब लिंक्डइन पे एक पोस्ट लाजमी करें। सो इट विल बी ए काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस एज वेल कि आप को जो है ना एक होगा कि मैंने एक पहले एक पोस्ट कर दी और अब मैंने प्रोग्रेस करके नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। सो अभी तक आपकी जो करंट जो भी है टाइपिंग स्पीड, आप मंकी टाइप पे जाके उस पे टाइपिंग टेस्ट दें और लिंक्डइन पर फिर उसके स्क्रीनशॉट के साथ पिक्चर लें, ठीक है, और लेटर ऑन रेगुलर रह के जब आप करेंगे तो 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद लाइक आप मंथली बेसिस पे भी इसकी इम्प्रूवमेंट को मंकी टाइप पे जब आप दिखाएंगे तो वो एक कंसिस्टेंसी से वो एक रिकॉर्ड आपके लिंक्डइन पे बनेगा कि यू आर इम्प्रूविंग, ठीक है। सो इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस, तो ये लाजमी है, ये ज़रूरी है, आप सबने करना है। आई रियली वांट टू सी लिंक्डइन पोस्ट कमिंग फ्रॉम यू गाइस। हमारे यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबके लिए ज़रूरी है, तो ये होगा आज, हो जाएगा। ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके दैट्स फाइन। ओके चलें, अब इसमें मैं यहाँ पे एक जो शो करवा रही थी मैंने ये एक डाटा सेट लिया हुआ है। ओके सो यहाँ पे एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक एमसीक्यू था जिसमें ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी। एमसीक्यू है कि उसने 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, तो इनमें से किस में स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई नहीं होती, ठीक है, या जिस पे जो एक रीजन नहीं है स्टैंडर्डाइजेशन की अप्लाई होने की। एक तो ये कि कॉलम जो है जिसको हम मॉडलिंग के लिए यूज कर रहे हैं वो इसमें एक्सट्रीम वेरिएंस है। दूसरा उसने बताया कि एक ऐसा डाटा सेट है जिसमें कंटिन्यूस कॉलम है और वो डिफरेंट स्केल्स हैं, ठीक है, और हमने उसे अप्लाई करना है लीनियर मॉडल के ऊपर। या फिर मॉडल्स जो जिस पे हम वर्क करें वो कुछ सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस मैट्रिक पे मतलब यूज करता है लीनियर स्पेस के अंदर। या फिर डाटा सेट पे कैटेगोरिकल वेरिए डाटा कैटेगोरिकल डाटा। तो इनमें से कौन सा ऐसी ऑप्शन है जिसपे स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई नहीं होती? ओके, जिसपे स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई नहीं होती। यस, कैटेगोरिकल डाटा पे अप्लाई नहीं होती। वी नो कि कंटिन्यूस पे होनी है, बाकी हमें पता है कि हाँ हाई वेरिएंस हो, डिफरेंट स्केल्स हो, या लीनियर स्केल पे जो मेट्रिक है वो उसका मॉडल्स का अप्लाई करो, तो इन सब में डाटा स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई होती है, लेकिन ये एक रीज़न नहीं है कैटेगोरिकल डाटा होने की, बिकॉज कैटेगोरिकल डाटा होगा तो वो अप्लाई नहीं होगी, कंटिन्यूस पे अप्लाई होती है। सो ये जस्ट एक एमसीक्यू था, ठीक। उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन के बगैर अगर मैंने यहाँ पे ना एक वाइन का डाटा सेट था मेरे पास, ठीक है, तो उसमें ये सारे कॉलम्स हैं टाइप वगैरह के, तो मैंने ना इसमें से सिर्फ सिंपली एक्स वाले में ये कुछ कॉलम्स डाले, ठीक, और वाई में सिर्फ टाइप के इन बेसिस पे प्रोलानिन टोटोफिनोल्स ह्यू और नॉन फेमिनाइड फिनोल्स की बेस पे वो बताया कि वाइन की टाइप क्या है, ठीक है। तो वाइन में कुछ 1 2 और 3 कैटेगरी, इस तरह से 3 कैटेगरीज हैं। तो मैंने सिंपली पहले सिंपल टेस्ट एंड स्प्लिट लगा दिया स्ट्रेटिफाई वाई के थ्रू, क्योंकि मैं कैनन अप्लाई करी थी। इस तरह के केसेस में जरूरी है कि स्ट्रेटिफिकेशन टारगेट वेरिएबल के हिसाब से हुई हो, ठीक। और उसके बाद फिटिंग की और स्कोर थी 68% आया, राइट। सो अब मैंने इसमें देखा कि स्कोर कम है, तो ऑफ कोर्स ये प्री प्रोसेसिंग का काम पहले होना चाहिए, ठीक है, तो मैंने पहले ही अब ये तो जस्ट एलेबोरेट करूँ कि इस तरह से अगर नहीं हम अप्लाई करते कुछ भी तो 68% आया है। अब मैंने वेरिएंस जब चेक किया सब डाटा सेट्स का, तो इसमें मुझे एक चीज़ नजर आई कि जो प्रोलीन है इसका वेरिएंस देखें तो 99,166, ये इतना ज़्यादा 99,166 आ रहा है एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा है। सो लेट्स डू वन थिंग कि हम इसमें प्रोलीन के ऊपर लोग नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करें।
ठीक है। तो अगर मुझे प्रोलीन के कॉलम में नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करनी है, तो एक तो हमने ये देखा था कि मैं उसमें एक अलहदा ही कॉलम बना दूंगी, लोग लोग वाला अलहदा से उस डाटा फ्रेम के अंदर, जिसमें ओरिजिनल वाला भी एज इट इज पड़ा रहेगा, और जो इस पे ओरिजिनल वाले पे मैंने लोग नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करनी है उसका एक अलहदा से कॉलम बन जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूँ? जल्दी से अगर इसका कोड बताएं कि कैसे करना था। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। np.log। यस दैट्स गुड। यस np.log। यस, कि numpy का ही लोगरिथमिक की जो ये फंक्शन है मैं वो यूज कर रही हूँ। तो उसमें मैं सिंपल ये वाइन वाला ही जो इसमें अप्लाई करूंगी। सो आई विल गेट दिस। तो पहले यानी जो इसकी जब मैंने लोगरिथमिक फंक्शन नहीं था अप्लाई किया, तो ये 99,166, और अब जब मैंने अप्लाई किया तो वेरिएंस अब इसकी 0.17 हो गई है। तो काफी हद तक डिफरेंस पड़ा है मुझे इसकी लोग नॉर्मलाइजेशन करके। ठीक। अब इसके अलावा एक और ये चीज़ है कि अगर मैं ओके, सो अब मैंने अगर स्केलिंग देखनी है कि अगर मुझे उस पर स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करना है या नहीं करना। ठीक, फर्ज करें कि अब मैंने कुछ ये वेरिएबल्स दिए हैं, ठीक है, तो उस पर मैं स्केलर अप्लाई कर सकती हूँ इस तरह से। लेकिन इससे भी पहले मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करने की